सबसे पहले तो हम बात करेंगे पावर ट्रायंगल के बारे में, एसी सर्किट्स के लिए पावर ट्रायंगल कैसे वर्क करता है। फिर उसके बाद पावर फैक्टर और उसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। शॉर्ट सा वीडियो रहेगा आज। और इसके बाद एंड पे हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक आध सैम्पल क्वेश्चंस या एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लेट अस बिगिन द वीडियो। तो पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ पर पावर जो है रेजोनेंस जो है उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब प्रीवियस वीडियो को आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। आई बटन इस पूरे ड्यूरेशन पे कहीं पर आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग भाई, पावर इन एसी। पावर इन सिंगल फेज एसी सर्किट्स। ठीक है, सिंगल फेज एसी में पावर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सिंगल फेज एसी में जब भी पावर को रिप्रेजेंट करना होता है तो नॉर्मली आपने डीसी सर्किट में जब पावर का रिप्रेजेंटेशन किया तो कैसे किया पावर का रिप्रेजेंटेशन। तो भाई डीसी सर्किट में आप लिख देते हो सीधे कि पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, है ना। डीसी सर्किट में आप लिखते हैं पावर पी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, या फिर आप लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर, ऐसा लिखते हैं, है ना। इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग पावर का एक्सप्रेशन। वहाँ तो चलो ठीक है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेजरली रेजिस्टेंस का पोर्शन ही है जो एग्जिस्ट करता है, बाकी सारे पोर्शंस तो हट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको पावर में कोसाइन वगैरह के फैक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब बात एसी सर्किट्स की हो तो यहाँ पर आपको सारी की सारी कंडीशंस को देखना होता है। मतलब सर्किट में अकेला रेजिस्टेंस नहीं होता, रिएक्टेंस भी होता है। और जब रिएक्टेंस आता है तो वो फेज डिफरेंस क्रिएट करता है वोल्टेज और करंट्स के बीच। इसी फेज डिफरेंस की वजह से एक फेज डिफरेंस एंगल फाई निकल के आता है, और जो कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स क्रिएट करता है पावर के। तो इस बार अब यहाँ से जब एसी सर्किट्स के लिए आप पढ़ोगे तो पावर का रिप्रेजेंटेशन इतना सिंपल या इतना डायरेक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पावर को आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करके पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर एक कंपोनेंट पढ़ते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ पावर एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ पावर। ठीक है, पावर को दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में हम ब्रेक करते हैं। पैरेलल कंपोनेंट है तो कोसाइन ऑफ थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो साइन ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में आप देखते हैं इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट या इन दोनों का जो फाइनल रिजल्टेंट है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच बिकम्स इक्वल्स टू 1, जो भी पावर की वैल्यू होती है। तो ये तो चलिए खैर जनरल फॉर्म में मैं आपको बता रहा था। अब बेसिकली इसको समझते हैं ढंग से कि कैसे इस एक्सप्रेशन को बनाते हैं। तो एसी सर्किट्स में पावर को हम तीन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं इसके अंदर पावर इन एसी सर्किट्स, पावर इन एसी सर्किट्स इज expressed इन थ्री फॉर्म्स। कौन कौन से वो तीन फॉर्म्स है, तो जैसा दो मैंने आपको बता दिया कि एक तो पावर का वो कंपोनेंट जो जिसकी वजह से कोई फेज में लीड लैग नहीं हो रहा है, ठीक है। एक दूसरा कंपोनेंट की वजह से हो रहा है जिसमें कि फेज में डिफरेंस हो रहा है, और आइडियली हम 90 डिग्री का फेज शिफ्ट मान रहे हैं। तो कौन सा पावर होगा। सोचिए कि सर्किट में जब इंपीडेंस की बात हम लोग करते हैं तो कौन से कंडीशन पर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस के कंडीशन पे, इंडक्टर के कंडीशन पे, या कैपेसिटर के कंडीशन पे। तो रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी दोनों कंडीशन पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। एक में वोल्टेज लीड करती है, दूसरे में करंट लीड करती है। बस यही अंतर है, इतना ही कि भाई इंडक्टर का केस है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे चलेगी करंट से, या करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा वोल्टेज से। कैपेसिटर का केस है तो करंट 90 डिग्री आगे चलेगा वोल्टेज से। बट फॉर बोथ द केसेस आइडियल कंडीशन पे 90 डिग्री का फेज शिफ्ट तो रिएक्टेंस ही लेकर के आ रहा है। तो रिएक्टेंस की वजह से जो पावर का डिसिपेशन हुआ उसका कुछ नाम होगा, रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर का डिसिपेशन हुआ उसका कुछ नाम होगा, और दोनों मिला करके जब सर्किट में टोटल पावर जो निकल के आती है उसका भी कुछ नाम होगा। ठीक, तो समझते हैं इसको। द पावर इन द एसी सर्किट्स इज एक्सप्रेस्ड इन थ्री फॉर्म्स। कौन कौन से थ्री फॉर्म्स होते हैं भाई इसके। तो सबसे पहला जो होता है, फर्स्ट वन इज नोन एज एक्टिव पावर। फर्स्ट वन इज नोन एज एक्टिव पावर। ठीक है, पहले वाले को आप एक्टिव पावर के नाम से जानते हैं। एक्टिव पावर को ही और क्या नाम से जाना जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसके एक दो नाम और लिखवा देता हूं मैं आपको। इसी को बोलते हैं ट्रू पावर, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल पावर। रियल पावर, इसको बोलते हैं एक्चुअल पावर।
ऐसे अलग अलग नाम से एग्जामिनेशन में किसी भी एक नाम से आपको पूछ लेगा कि सर्किट का ट्रू पावर कितना है, सर्किट का रियल पावर कितना है, सर्किट का एक्चुअल पावर कितना है। अच्छा, इतना सब इसका इसकी तारीफें इतनी क्यों कर रहे हैं हम लोग भाई, क्यों इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है इसको इतने सारे नाम का? बात यह है कि ये वो पावर होती है जो सर्किट के रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होती है, रजिस्टिव पार्ट की वजह से जो ओवरऑल डेवलप होती है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वो पावर होती है जो वर्क डन होता है सर्किट के अंदर, उसके लिए यही पावर रिस्पॉन्सिबल है। वर्क डन इन द सेंस, देखिए, अगर सपोज कर लीजिए आपके पास एक पानी गर्म करने वाला हीटर है, तो वो हीटर जो हीट डिसिपेट कर रहा है, उसमें जो पावर का डिसिपेशन हो रहा है वो यही एक्टिव पावर की वजह से हो रहा है। एक फैन अगर आपके घर के अंदर चल रहा है, तो वो फैन, अभी तो ठंडी का सीजन है, रहने दो फैन को, घर के अंदर हीटर चल रहा है, तो हीटर के अंदर जो ब्लोअर जो चल रहा है आपका, वो जो ब्लोअर चल रहा है उसका फैन जो है वो भी जिस पावर से चल रहा है दैट इज ऑल्सो एक्टिव पावर, वो भी एक्टिव पावर पर ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये जितना भी टाइप का वर्क डन होता है ना, चाहे घर का एक हीटर कॉइल का चलना, या एक हीटर का ब्लोअर जो है उसका चलना, या कोई मशीन पानी की मशीन आप चालू करते हैं वो उसका चलना, ये सब कुछ एक्टिव पावर से होता है। एक्टिव पावर ही असली पावर होती है जिससे हमको फिजिकली वर्क डन होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी कॉल इट एज रियल पावर, ट्रू पावर, एक्चुअल पावर, है ना, एक्टिव पावर, ये सब इसको इस नाम से जाना जाता है। तो ये वो पावर होती है जो रजिस्टिव लोड की वजह से सर्किट पर डिसिपेट हो रही होती है। आपने अगर एनालिसिस का वीडियो देखा है, एनालिसिस वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे, तो वहां पे मैंने आपको डेरिवेशन करके बताया था कि रजिस्टिव लोड का, इंडक्टिव लोड का और कैपेसिटिव लोड का, तीनों का डेरिवेशन मैंने एसी के रिस्पेक्ट में किया था। तो आपने देखा कि पावर का डिसिपेशन सिर्फ एक केस में आया, दैट वाज इन द केस ऑफ रजिस्टिव लोड, जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में पावर की वैल्यू जीरो आई। तो ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे चल के ग्रेजुअली और समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो इसमें देखते हैं, लिखते हैं इसमें कि इट इज द पावर डिसिपेटेड dissipated due to the resistive part of circuit, due to the resistive part of circuit। ठीक है, it is responsible for work done in the system। सिस्टम पर कोई भी टाइप का अगर वर्क डन हो रहा है ना, तो इसी पावर की वजह से हो रहा है, इसी एक्टिव पावर की वजह से। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, तो पावर का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो होता है वो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस का होता है। ठीक, लेकिन अब पावर को हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं। आपने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक चीज पढ़ा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन का वीडियो है इसी सीरीज के अंदर, जरूर से देखिएगा उसको। तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हम क्वांटिटी को उसके पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देते हैं, कि भाई जो फ्लक्चुएटिंग पार्ट है उसको अलग कर देते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट है उसको अलग कर देते हैं, अलॉन्ग विद इट्स पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये जो कंपोनेंट है रजिस्टर की वजह से जो हो रहा है, वो कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा? दैट विल बी अ पैरेलल कंपोनेंट। और पैरेलल कंपोनेंट अगर है तो फिर वो कॉस थीटा का कंपोनेंट बन जाएगा। तो जब मैं लिखता हूँ पावर इज इक्वल टू वी आई, जब मैंने लिखा पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो साथ में जस्ट बिकॉज की ये पैरेलल कंपोनेंट है, कोसाइन ऑफ थीटा भी आपको लगाना पड़ता है। तो ये वैल्यू जो है ये हो जाती है कॉस ऑफ थीटा। अब आप बोलेंगे सर डीसी नेटवर्क जब पढ़ रहे थे तब तो ऐसा कुछ नहीं लगाए थे, वहां क्यों नहीं लगाए थे? कारण है ना, देखिए ये फॉर्मूला तो यही था, वहां पे भी यही फॉर्मूला था, फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन आपको वहां कॉस थीटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कारण ये है कि जो वैल्यू ऑफ थीटा है वो 0 डिग्री आता है डीसी नेटवर्क के केस में। इन केस ऑफ डीसी क्यों 0 डिग्री आता है सर? इसलिए 0 डिग्री आता है क्योंकि सबसे पहली बात डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी का चेंज मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो होती नहीं है। ठीक है, पूरा रिलेशन समझिएगा। सिंस डीसी में फ्रीक्वेंसी जो है इट इज जीरो, सो देयरफॉर आपका एक्सएल जीरो हो जाता है, एक्सी जो है वो इन्फानाइट हो जाता है। तो एक्सएल और एक्सी का तो चक्कर ही खत्म हो गया, सीन ही खत्म हो गया वहां से। अब आपके पास सर्किट में क्या बचा? सिर्फ आर बचा, रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। और रेजिस्टेंस के केस में आपने पढ़ा हुआ है कि वोल्टेज और करंट आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज।
वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में हो जाती है अगर रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है सर्किट के भीतर। तो यही सिनारियो ऑकर होता है उस डीसी के केस में, जिसकी वजह से जो इनके बीच का थीटा हो जाता है वो 0 डिग्री पे आ जाता है। समझ गए आप पूरी चीज़? तो इसीलिए वहां पे ये होते हुए भी नहीं यूज होता है कि भाई कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, तो ये यूनिटी हो जाता है और आपके पास बचता है वी इंटू आई। अब वहां पर आरएमएस का तो कोई सीन है नहीं अलग से, वहां तो एक ही वैल्यू होती है, एक ही मैग्नीट्यूड होती है, ना मैक्सिमम का सीन है, ना एवरेज का सीन है, ना आरएमएस का सीन है। तो v इंटू आई आप लिखते हो और फिर उसी से आई स्क्वायर आर वगैरह का फॉर्मूला आप निकालते हो। ठीक, तो ये इसका कारण है पूरा। तो खैर चलिए, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग वापस और लिखते हैं पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है वॉट्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ पावर। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉटफुल कंपोनेंट, वॉटफुल कंपोनेंट ऑफ पावर। पावर का वॉटफुल कंपोनेंट, ठीक है। एक होता है वॉटलेस कंपोनेंट, एक होता है वॉटफुल कंपोनेंट। तो दिस इज अ वॉटफुल कंपोनेंट, इसी की वजह से हीट डिसिपेशन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर का जितना कैलकुलेशन रहता है वो इसी के लिए आप करते हैं, मतलब एक्टिव पावर ही आप निकालते हैं नॉर्मली क्वेश्चंस में। लेकिन कई बार आपको सवाल में पूछेगा कि एक्टिव पावर छोड़ के कोई दूसरा पावर आपको बताने बोलेगा, तो जैसा स्पेसिफाइड रहेगा वैसा कैलकुलेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अब। तो ये तो हो गया अपना एक्टिव पावर। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड पॉइंट पर जरा आते हैं। तो सेकंड पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि एक्टिव पावर के बाद, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया एक्टिव पावर। अब आप समझ गए होंगे कि एक्टिव पावर वाले सेक्शन को मैंने यहाँ बेस लाइन पे क्यों बनाया, पैरेलल कंपोनेंट के तौर पे क्यों दिखाया। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, इससे फेज शिफ्ट तो होगा नहीं, तो ये आपके फेजर के बेस लाइन पर ही बनेगा, है ना। कॉस थीटा मैंने पहले ही लिख दिया था। तो पावर का एक्सप्रेशन आ गया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कोसाइन ऑफ थीटा, परफेक्ट। चलिए अब पावर का रिएक्टिव कंपोनेंट समझते हैं। इसको अलग से क्यों लिख रहे हैं, इसी में क्यों नहीं इंक्लूड कर दिए? देखिए, इसको अलग से लिखने का मकसद ये है कि रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर के लिए सोचिए कि हम रिएक्टेंस की वजह से होने वाले पावर की बात कर रहे हैं ना। और रिएक्टेंस की वजह से क्या कोई हीट डिसिपेशन होता है क्या? रिएक्टेंस की वजह से क्या वर्क डन हो रहा है सर्किट में? नहीं हो रहा है। आपने पावर का डेरिवेशन करके देखा हुआ है, पावर की वैल्यू जीरो आती है, पी एक्टिव पावर की वैल्यू वहां पर जीरो आ जाती है। क्यों पता है? क्योंकि हम लोग पढ़े भी हैं इस चीज को कि रिएक्टेंस की वजह से हीट डिसिपेशन नहीं होता, वो बेसिकली अपोज नहीं कर रहा है पूरी चीज को। जो आपकी सप्लाई है उसको अपोज करके हीट डिसिपेशन करवाए, ऐसा नहीं कर रहा है वो। तो वो क्या कर रहा है, वो फेज का डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, वोल्टेज और करंट को अलग अलग फेज में भेज रहा है, ये उसका आफ्टर इफेक्ट है। तो उससे हीट डिसिपेशन तो नहीं हो रहा है, और अगर हीट डिसिपेशन नहीं हो रहा है तो फिर उसको एज अ डिफरेंट कंपोनेंट हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट आता है बीइंग अ पैरेलल कंपोनेंट, जो भी वैल्यू होगी आप इसको साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक, तो देखिए पावर का एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना, वी आई, यहाँ पे भी लिख दो वी आई। तो ये बन गया आपके पास अगला पावर वी आई साइन थीटा, और इसका एक्सप्रेशन होता है क्यू से, क्यू इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा। चलिए इसका एक्सप्रेशन लिखवाता हूँ आपको और बताता हूँ कि ये कौन सी पावर है। तो द सेकेंड वन, सेकेंड पावर इज रिएक्टेंस की वजह से हो रहा है, रिएक्टिव पावर। सेकेंड पावर इज द रिएक्टिव पावर। ठीक है, कि भाई रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द पावर जो है वो क्या होता है। तो इट इज प्रेजेंट ड्यू टू, so it is due to the reactive, it is due to the reactive components of the given circuit। जो भी सर्किट है उसके अंदर जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो इस पावर फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मान लीजिए किसी सर्किट में केवल इंडक्टर लगा हुआ है, कौन सी पावर फ्लो होगी उसके अंदर? रिएक्टिव पावर फ्लो होगी। क्या एक्टिव पावर कुछ भी फ्लो होगी क्या? आइडियल इंडक्टर है तो जीरो, कोई एक्टिव पावर नहीं फ्लो होगी उसके अंदर। ठीक है, चलिए, तो इट इज द पावर ड्यू टू द रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ द सर्किट। ठीक, इट डज नॉट, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक है यहाँ पे, इट विल नॉट contribute to any type of, to any type of work done in the circuit।
इन द सर्किट। किसी भी टाइप के वर्क डन में ये कंट्रीब्यूट ही नहीं करेगा, सर्किट में कोई भी टाइप का वर्क डन नहीं करवाएगा, बट रिएक्टिव पावर रहेगा। एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका? इसका एक्सप्रेशन होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज गिवन एज Q इज इक्वल्स टू VRMS into IRMS into साइन थीटा। VRMS IRMS साइन फाई या साइन थीटा। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहती है? इसकी यूनिट भी रहती है, इसकी यूनिट रहती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव कंपोनेंट है तो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसकी यूनिट। शॉर्ट में कैसे लिखते हैं इसको? VAR। कई बार आप ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ने के समय आप देखते हैं कि VAR कंपोनेंट पूछता है या आपको KVAR के फॉर्म में रेटिंग पूछता है, तो ये इसी पावर की बात कर रहा होता है बेसिकली वहां पर। ठीक है, तो ये रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर होता है। आगे चल के इसमें एक लाइन और मैं ऐड करवाऊंगा आपको, बट अभी फिलहाल नहीं, आपको समझा देता हूँ उसके बाद ऐड कराऊंगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर पे तीसरे पावर के बारे में बात करते हैं जो इन सब का रिजल्टेंट होता है। तो पावर नंबर 3 जिसको कि बोला जाता है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर। ठीक है, तीसरा और आखिरी नंबर पर आप इसको पढ़ेंगे। ये क्या होता है? सभी पावर्स का रिजल्टेंट रहता है, जिसको कि आपको यहां पर एज अ हाइपोटेन्यूज सेक्शन भी मैं दिखाता इस तरीके से। यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज से भाई? ये डिनोट होता है कैपिटल S से। और जब आप देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो दैट वैल्यू बिकेम 1। आपके पास क्या बचा? केवल VI। ये होता है एपरेंट पावर। ठीक है, लिखते हैं, इसका थ्योरी लिख लेते हैं। So it is the resultant. It is the resultant of active and reactive powers. Active and reactive powers. एक्टिव और रिएक्टिव पावर का ये रिजल्टेंट है। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? इसको डिनोट करते हैं S इज इक्वल्स टू VI। और थोड़ा सही से लिखें तो VRMS इंटू IRMS। ठीक है, VRMS इंटू IRMS के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ठीक है, एक्टिव और रिएक्टिव पावर का रिजल्टेंट। अच्छा, अगर ये रिजल्टेंट है और वो भी फेजर फॉर्म में है, फेजर फॉर्म में क्यों है? क्योंकि दोनों क्वांटिटीज आपकी अलग अलग फेज में है ना, तो अल्जेब्रिक सम तो हो नहीं सकता, रिजल्टेंट ही होगा, फेजर फॉर्म रिजल्टेंट होगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि S इज इक्वल्स टू P प्लस माइनस JQ। ये मैंने कौन से फॉर्म में लिखा? रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। S इज इक्वल्स टू P प्लस माइनस JQ। प्लस माइनस दोनों साइन क्यों है? क्योंकि पावर रिएक्टिव वाला पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इंडक्टर लगा है सर्किट में या कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमको समझना जरूरी है। अच्छा, इसकी यूनिट तो मैंने बताया नहीं, चलिए इसकी यूनिट भी लिखवा देता हूँ आपको। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। बस, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, मतलब शॉर्ट में VA लिख लीजिए। ट्रांसफार्मर की रेटिंग में KVA रेटिंग आप पढ़ते हैं ना, वो KVA रेटिंग यहीं से निकल करके आता है, इसी में किलो वोल्ट एम्पियर के फॉर्म में होता है वो। ठीक, तो दिस इज द एपरेंट पावर। ये इन सब कुछ का रिजल्टेंट है, जितना कुछ आपने एक्टिव रिएक्टिव जो पढ़ा उस सब का कंबाइंड फॉर्म में ये रिजल्टेंट था। ठीक है, किसको ऐसा बताते हैं? एपरेंट पावर को ही क्या बोलते हैं? एपरेंट पावर को ही बोला जाता है, इसी एपरेंट पावर को ही बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पावर। कॉम्प्लेक्स पावर ये भी नाम से जानते हैं। इसी को टोटल पावर भी बोलते हैं, इसी को नेट पावर भी बोलते हैं। इस सर्किट का बताइए नेट पावर कितना है? नेट पावर इतना ही है। ठीक है, दिस इज द नेट पावर, दिस इज द टोटल पावर, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पावर ऑफ द सर्किट। ऐसे बहुत सारे नाम से इसको जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इतने 3 प्रकार के पावर जो है आपकी सर्किट में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा और डिटेल समझना है हमको, थोड़ा सा मान लीजिए और डेप्थ में समझना है। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। बड़ा ही कॉमन सा एग्जाम्पल है, बट ये अभी बताना ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि आपके पास
सपोज कर लेते हैं कि ऐसा एक ऐसा एक ग्लास है जो भरा हुआ है पूरी तरह से लिक्विड से। ठीक है, चलिए बचे हुए स्पेस को मैं कलर कर देता हूँ। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं और वहाँ पर ऐसा एक कॉफ़ी वगैरह का ग्लास जो है वो ऑर्डर करते हैं, एक ग्लास बढ़िया सी कॉफ़ी जो है आप मांगते हैं। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये ग्लास जैसे जैसे मैंने ऐसे ग्लास पूरा फुल करके रखा है, वैसे ही आपको भी ऐसे पूरा ऊपर तक भरा हुआ कॉफ़ी का ग्लास जो है वो मिलेगा, है ना, ये आपका एक्सपेक्टेशन रहता है। तो आपने यहाँ पे कॉफ़ी मांगा। ठीक है भाई, कॉफ़ी का ग्लास जो है आपके सामने आ गया, बढ़िया सा, बहुत शानदार, मज़ा आ गया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये कॉफ़ी का जो ग्लास है ये एकदम पूरी तरह से फिल है, पूरा भरा हुआ है, बहुत अच्छा है। मान लो सपोज़ कर लो कि ये 50 रुपए की कॉफ़ी है, 50 रुपीज़ की है ना, बहुत ज़्यादा हो गया ना, बट ठीक है चलो। अब महंगे अच्छे रेस्टोरेंट में गए, और ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो 400-500 में भी मिलती है, उससे भी ज़्यादा मिलती है। बट चलो हम लोग 50 रुपए वाली जगह पर जाते हैं और कॉफ़ी पी लेते हैं। बहुत ही बढ़िया, बेस्ट है यार, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। अब अगली बार मैं आपको एक अच्छे महंगे रेस्टोरेंट में लेके चलता हूँ। ठीक है, अब आपका मन है कि सर कोई अच्छी जगह चलते हैं जहाँ पे कॉफ़ी पीते हैं, और भाई कॉफ़ी मतलब मेनली कॉफ़ी पीना मुद्दा नहीं है। एक सेकंड, हाँ ये कॉफ़ी की ग्लास थोड़ी सी टूट गई बीच में लगता है, चलो कोई नहीं। तो अब आपका कहना ये है कि सर मेजरली कॉफ़ी पीना मुद्दा नहीं है, हमको ये चाहिए कि हम उसकी फ़ोटो भी डालें इंस्टा इंस्टा के अकाउंट में। मतलब कॉफ़ी पी रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों को दिखना चाहिए कि हाँ भाई बहुत बढ़िया महंगी सी कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्रांडेड कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका मन हुआ। ठीक है भाई, तो अब हम लोग गए एक ऐसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर ऐसी महंगी कॉफ़ी आपको मिलेगी। तो ये रेस्टोरेंट वाला जो है ये कॉफ़ी लेकर के आया। ठीक है, अब देखिए कॉफ़ी की ग्लास में कुछ चेंजेस होगा। अब उसके यहाँ की कॉफ़ी की ग्लास में कुछ चेंज होगा ना, ये ऐसे। वो क्या किया उसने, बहुत बढ़िया से सुंदर सी कॉफ़ी जो है वो डेकोरेट करके ग्लास जो है वो लेकर के आया आपके लिए, कुछ ऐसी कॉफ़ी। इसमें आपने देखा कि उसने ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है ऊपर, इस जगह पे ऐसे ऐसे फूल पत्ती वगैरह ऐसे बना के रखा है उसने। ऐसा कुछ है ना, ये ऐसा पत्ती वत्ती सब बना के रखा है, ये साइड साइड में ऐसा उसकी ग्लास में ऐसा कलरिंग वगैरह सब करके साइड साइड पर ऐसे चॉकलेट वॉकलेट का बना के रखा है। अब आपको देख के लगा कि अरे वाह ये तो बहुत ही शानदार है। ठीक है, बहुत ही मस्त है, ऐसे फ्रॉथ जमा हुआ है वाइट कलर का लेयर, उसके ऊपर उसने डिज़ाइन बना दिया। और ये कॉफ़ी की क्वांटिटी देखो पहले की तुलना में कम कर दी, और ये कॉफ़ी आपको अब ये कितने में दे रहा है, इसने बोला भैया 200 रुपये की कॉफ़ी है। ठीक है, ये कंडीशन ए था। अब आप कंडीशन बी पे आए, क्योंकि आपको फ़ोटो लेना था, सेल्फी खिंचाना है, मस्त अच्छी सी फ़ोटो जो है अपने इंस्टा अकाउंट पे पोस्ट करनी थी। तो आपने बढ़िया सी टेस्टी सी कॉफ़ी मंगवा ली, अच्छा बनाया उसने, बट कर ये दिया कि उसने क्वांटिटी को थोड़ा रिड्यूस कर दिया और ऊपर फ्रॉथ जमा करके उसके ऊपर फूल पत्ती कलाकारी जो है वो कर दिया। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा, फ़ोटो तो बेस्ट आ जाएगी। बट सीन क्या है, आप जब सच में जब कॉफ़ी पीने जाओगे, मान लो उस समय आपको एक्चुअल में नीड है कॉफ़ी की, आपको नींद आ रही है और आपको अभी ऑफिस का वर्क करना है, या आपको अभी एग्जामिनेशन दिलाने जाना है, या कुछ किसी भी काम से आपको जाना है बाहर। ठीक है, और आपको मान लो ड्राइव करना है, और मान लो आपको नींद जैसी आ रही है हल्के हल्के से, आप सोचे चलो कॉफ़ी पी के नींद भगा लेते हैं। ठीक है, अब मान लो आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपको लगा कि सर कॉफ़ी पी के नींद भगाना अभी ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू टेकिंग द फोटो। तो अभी आपका रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन आपके सामने यही रेस्टोरेंट पड़ा, टाइम और था नहीं, तो आपने यहाँ से कॉफ़ी ले लिया। अब देखिए दिक्कत क्या है, असली में जो क्वांटिटी आप कंज्यूम करेंगे वो कितनी है, इसमें से कितनी कॉफ़ी सच में पी रहे हैं आप। तो ये कंटेंट तो इतना ही है ना, ये कंटेंट तो इतना ही है, तो ये आपका रियल पार्ट है। भाई मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितना कॉफ़ी आपने इंजेस्ट किया, कितना कॉफ़ी पिया आपने, तो आप बोलेंगे सर इतना ही कॉफ़ी पिया ना, ये ऊपर का हिस्सा तो क्या है, फ्रॉथ है। भाई कई लोगों के ऐसे ऐसे मुंह के ऊपर ऐसे फ्रॉथ की ऐसे लेयर बन जाएगी, उसकी भी फोटो खींच लेंगे, है ना, ऐसे मूछों पर लग जाएगी कई लोगों के।
ऐसे फेस के ऊपर ऐसे ऐसे एक अलग से एक माउथ बन जाएगा इस कॉफ़ी की, मतलब इस फ्रॉथ की वजह से। यही तो होगा, उसको पियोगे थोड़ी ना, वो पी भी नहीं सकोगे उसको। ठीक है, तो इतना हिस्सा तो वेस्ट हो जाएगा ना आपका, जो दिखने में तो था पूरा ऊपर तक, बट असलियत में था नहीं वो, बट रियलिटी में वो था नहीं। रियल पार्ट के बाद ये आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कि भाई दिख तो रहा था लेकिन मिला नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। और सब कुछ को मिला के ये आपका टोटल कॉफ़ी हो गया, यहाँ से यहाँ तक 200 रुपये का एक फुल ग्लास आपको मिला। तो दिस इज टोटल कंटेंट, कि टोटल कंटेंट आपको इतना मिला, है ना। ये बहुत ही बढ़िया है, दिस इज राइट। चलिए, इसी का कंपैरिजन इलेक्ट्रिकल फॉर्म में अगर मैं आपको करके बताऊं, तो यही होता है एक्टिव पावर। यही काम करता है एक्टिव पावर। मतलब असलियत में जो कॉफ़ी आप पी रहे हैं, जिसका स्वाद आपको आ रहा है, वो एक्टिव पावर है। वही हमारा एक्टिव पावर, क्योंकि रियल में जो वर्क डन हो रहा है सर्किट में, वो एक्टिव पावर कर रहा है। दूसरा इमेजिनरी पार्ट जो है, जो दिख तो रहा था कि पावर का हिस्सा है, जो दिख तो रहा था कि इस कॉफ़ी मग का हिस्सा है, लेकिन मिला नहीं आपको, आप कंज्यूम नहीं कर पाए उसको, दैट इज द रिएक्टिव पावर। दिस इज द रिएक्टिव पावर। ठीक। और सब कुछ को मिला करके जो टोटल आपको मिला, ये एक्टिव रिएक्टिव मिला करके जो पूरा ये एक ग्लास जो कंटेंट बना आपके पास, वो क्या है? दिस इज द एपरेंट पावर। दिस इज द एपरेंट पावर। अब ये देखिए, इनका कंपैरिजन आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता रहेगा कि एपरेंट, एक्टिव और रिएक्टिव के बीच का डिफरेंस क्या है। अब एक बात बताइए, चलिए एक और एग्जांपल आपको देता हूँ इसी से मिलता जुलता। अब अगले एग्जाम्पल पे आइए आप। तो अब आपने रेस्टोरेंट में देख लिया कि भैया बहुत महंगी कॉफ़ी मिली, लेकिन फ़ोटो आपने डाला, बहुत अच्छी फ़ोटो बन रही है इससे। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, बहुत सारे लोग जल गए आपकी फ़ोटो देख के कि अरे वाह भाई, कितनी अच्छी जगह पे तुम कॉफ़ी पी रहे हो करके। तो ठीक है, इट इज़ नाइस, मतलब पर्पज़ आपका फुलफिल हो गया है ना, जो करने गए थे वो हो गया। बहुत शानदार। अब एक काम करते हैं, अगली बार आप बोले कि चलो सर एक काम करते हैं, अभी फिर जाते हैं ऐसी कोई जगह पे, है ना। आप बोलोगे सर हर बार आप ही के साथ क्यों जाएंगे? चलो ठीक है, ये भी सही है। तो अब मान लीजिए कि अगली बार आप फिर से किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, आप बोले कि सर इस बार तो एकदम शानदार और ज़्यादा महंगे वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे, एकदम कॉस्टली कॉफ़ी पी के आएंगे इसकी, और रेस्टोरेंट की भी फ़ोटो डालेंगे कि हम यहाँ आए हैं। ठीक है, मान लीजिए एकदम महंगी सी कोई ब्रांड वाली कोई जगह हो गई कि ताज वाज चले गए आप, है ना, स्टारबक वगैरह कहीं चले गए, इस टाइप की कोई जगह। तो ऐसी कोई जगह पर आप चले गए, ठीक है, आपका मन है कि चलो कोई महंगी सी कॉफ़ी पियेंगे, एकदम ज़्यादा ही महंगी कॉफ़ी पियेंगे। ठीक है भाई, अब वो क्या किया, अगली बार आप जब गए तो आपको बोला कि भैया कॉफ़ी जो है वो कितने की है, कॉफ़ी 500 रुपीज़ की है। एक एग्जाम्पल, लेट अस टेक इट एज अ एग्जाम्पल, कि 500 रुपीज़ की कॉफ़ी आपको दे रहा है। ठीक है, अब 500 रुपीज़ की कॉफ़ी में उसने क्या किया, इस बार फ्रॉथ की लेयर को थोड़ा बढ़ा दिया। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्रॉथ है, ये हिस्सा। ठीक, उसके नीचे जो आपके काम का कंटेंट है वो इतना है। अच्छा, ग्लास को नीचे से भी थोड़ी सी थिक कर दिया उसने, तो ये ग्लास भी पूरी नीचे तक नहीं आ रही है, ग्लास यहीं पर ख़त्म हो जा रही है, वो दिखने में बड़ी दिख रही है ग्लास, बट यहाँ से पैक्ड है, ये कांच का हिस्सा है। तो कॉफ़ी इतना ही आपको मिल रहा है। ठीक है, और टोटल कंटेंट कितना है आपके पास, ये टोटल कंटेंट यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि चार्ज तो आप इस टोटल ग्लास का पे कर रहे हो ना, और इसने फ्रॉथ को ऊपर तक भरा हुआ है पूरा, तो आपको देख के लगेगा पहले से भी ज़्यादा है इसके अंदर, बट असलियत में ऐसा है नहीं। तो दिस इज अगेन reactive power flow, this is active power flow, this is apparent, this is apparent power। अब बोलिए कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल रहेगा क्या? आप पहले से ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, और असलियत में जो आपको पीने को मिल रहा है कॉफ़ी, और पहले से भी कम, बिल्कुल इतना सा थोड़ा सा कॉफ़ी मिल रहा है। आपको दोबारा मन करेगा जाने का? ऐसा ऐसा कोई आपको ला करके दे दिया, तो क्या लगता है कि आपको दोबारा फिर से मन करेगा वहां पर जाने का? आप एक आध बार तो चलो ठीक है, फोटो वोटो खिंचवा लिए, अगली बार जब सच में कॉफ़ी पीने की ज़रूरत होगी आपकी, तो आप यहाँ नहीं जाएंगे, आप वो फर्स्ट वाले सिनारियो पे जाएंगे, इसके यहाँ, ये कोई किसी ढाबे वाबे का ये सीन है। ये कोई ढाबे पे कोई बंदा जो है ऐसे कॉफ़ी दे रहा है, पूरा ऊपर तक ग्लास भरा हुआ है, और कॉफ़ी से ही भरा है, कोई फ्रॉथ वॉथ नहीं है कुछ इसमें। ये जो है एक अच्छे रेस्टोरेंट का है, और ये एकदम महंगे रेस्टोरेंट का कॉफ़ी है। ठीक है, इसमें इसने आपके लिए दिल विल भी बना दिया है
है ना, यहाँ पे ऐसा एकदम हार्ट बना दिया इस टाइप का, और इसमें आपका नाम वाम भी लिख दिया मान लो, है ना, कि ये नाम है करके, है ना, कि ये फलाना इंसान को डेडिकेटेड करके, इस टाइप का ऐसा कुछ बना के दे दिया आपको। तो इस सब से क्या होता है, आपको जब पीने बैठोगे तो इतनी तो कॉफ़ी मिलेगी आपको, उससे ज़्यादा क्या मिलेगी आपको, तो आपको कंटेंट तो इतना ही मिल रहा है ना, बाकी सब तो वेस्ट हो जाएगा आपके लिए, वो फोटो खिंचवाने तक ही ठीक। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इस कहानी से हम क्या सीखे, इस कहानी से हम ये सीखे कि भैया रिएक्टिव पावर सर अगर है हमारे सिस्टम में तो ठीक है, लेकिन रिएक्टिव पावर अगर ज़्यादा है तो नुकसान है। हमेशा किस चीज़ का ज़्यादा होना अच्छा रहता है, कि एक्टिव पावर ज़्यादा हो। अगर यही चीज़ आपको यहाँ तक दे दिया रहता वो कॉफ़ी, थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन बना देता तो अच्छा लगता आपको, आप बोलते कि चलो पैसे भी वसूल हो गए, कॉफ़ी भी मिली, ग्लास को बड़ी कर देता, थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव पावर दे देता आपको, मतलब ज़्यादा कॉफ़ी दे देता, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देता उसमें अगल बगल में, तो अच्छे का अच्छा दिखना भी हो जाता, फोटो भी आपकी बढ़िया आ जाती, और कॉफ़ी पीने को भी आपको खूब बढ़िया मिल जाता। तो 500 रुपये खर्च किए आपने तो ठीक है भाई। तो इसीलिए ऐसे ही सेम चीज़ सर्किट में भी होता है कि वी ऑलवेज प्रिफर, इसको लिखते हैं हम हमेशा, we always prefer that active power should be more than reactive power in any circuit। तो किसी सर्किट में अगर मान लीजिए रिएक्टिव पावर फ्लो ज़्यादा हो जाएगी ना, अब अगली बार आप कॉफ़ी पीने गए और वो यहाँ तक का सपोज कर लो फ्रॉथ डाल के दे दिया, तो बचेगा ही क्या, आप तो वो ग्लास ही फेंक दोगे वहां से, डस्टबिन में फेंक दोगे, बोलोगे भैया इसको भी रख ले, तो पूरा फ्रॉथ ही दे दे आखिरी तक, है ना। अब ऐसे ही बोलोगे, अब यहाँ तक अगर मान लो अगली बार आप गए, तो अगली बार बोला कि सर आपके लिए एकदम 5 स्टार वाली कॉफ़ी मैं बना के ला रहा हूँ, और 5 स्टार बोल के उसने यहाँ तक फ्रॉथ दे दिया, बोले सर इसमें मैं पूरी जादुई महल बना दूंगा इस कॉफ़ी के अंदर, पूरा एकदम आपको महल दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, आप बोलोगे तो आपकी फ़ोटो भी छाप दूंगा मैं इसके अंदर, इतना कुछ कर दिया। आप बोलोगे भैया मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ, तो सिर्फ कॉफ़ी लेके आ, कुछ मतलब उसके अंदर कोई फ़ोटो वोटो नाम वाम कुछ नहीं लिखना है इसमें, तो सिर्फ कॉफ़ी लेके आ, कॉफ़ी पीना है करके, ठीक। तो उस कंडीशन में आप सोचिए कि अब एक्टिव पावर बचेगी क्या, क्या पियोगे आप इसके अंदर, आप देखोगे फोटो खींचोगे घर चले जाओगे, यही होगा। तो इसीलिए ऐसा ना हो, इसके लिए ये प्रेफर्ड होता है कि हमेशा एक्टिव पावर फ्लो जो है दिस शुड बी मोर, एक्टिव पावर फ्लो जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सर्किट में वर्क डन पॉसिबल होगा, ये एक्टिव पावर फ्लो को आप बढ़ा दो ऐसे, ठीक है, ये एक्टिव पावर फ्लो को ज़्यादा कर दो तो फायदा रहेगा, तो अच्छा रहेगा फिर कंडीशन, ठीक। अब इससे आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगा, क्या दिमाग में आएगा कि सर ये आप पूरा क्यों नहीं ड्रॉ कर दिए ऊपर तक, मतलब एक्टिव पावर फ्लो से पूरे को कवर क्यों नहीं कर दिए ऐसे, ये तो सबसे बेस्ट कंडीशन होता है ना कि सिर्फ एक्टिव ही एक्टिव पावर होती, फिर रिएक्टिव पावर होती ही नहीं सर्किट में, तो अच्छा होता, तो बेस्ट होता कि सारा का सारा 100% वर्क डन करने के लिए एक्टिव पावर है हमारे पास। नहीं, इससे भी एक नुकसान है, पूरा एक्टिव पावर फ्लो से भी नुकसान है, क्या नुकसान है उसको समझते हैं अभी। देखिए, मान लो कंप्लीट एक्टिव पावर फ्लो रख देते हैं हम लोग, ठीक है, सर्किट के अंदर, इसको पहले कॉफी के एग्जांपल से समझो। अब ये जो बी केस जो आप देख रहे हो, केस बी जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए को छोड़ देते हैं, ए वाला बंदा जो है वो सच में कॉफ़ी पीने गया है, ये बी केस पर जो बंदा कॉफ़ी पीने गया है उसको कॉफ़ी खाली नहीं पीना है, उसको फ़ोटो भी खिंचानी है उस कॉफ़ी के साथ। तो बताइए इस कॉफ़ी की फ़ोटो खींचोगे तो इंस्टा पे लाइक मिलेगा क्या, बहुत ज़्यादा, इस वाले की खींचोगे तो ज़्यादा लाइक मिलेगा, और इसकी खींचोगे इसमें आपका फ़ोटो वोटो भी बना रहेगा, तो फिर तो लोग पूछने लग जाएंगे कि भैया कौन से रेस्टोरेंट में गया था मैं भी जाऊँगा करके, ठीक है। ये इस केस पर अगर आप आ जाते हैं, तो ये तो इस पे तो बहुत ज़्यादा, और अगर आपकी नीड यही है कि आपको लाइक्स व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, तो आप इसकी फ़ोटो खींचोगे ना, आप वो फर्स्ट वाले केस पे थोड़े ना जाओगे, उस ढाबे पर जाके नहीं पियोगे आप कॉफ़ी। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई मुझे सच में नींद आ रही है, मुझे फ्रेश फील करना है और मुझे असलियत में कॉफ़ी ही पीना है, तो फ़ोटो वोटो से कोई मतलब नहीं है, तब आप इस पॉइंट पर जाओगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ज़रूरी है। तो बेस्ट थिंग ये है कि दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस रहे आपके पास, जिसमें इमेजिनरी पार्ट थोड़ा सा रहे, और बचा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन, मतलब ऐसा मान लो कि 80-20 का रेशियो रहना चाहिए कि 80% अगर एक्टिव पावर है तो 20% रिएक्टिव पावर अगर होगी तो चल जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा तो आपकी कुछ चीज़ें जो है वो भी रुक जाएंगी, आप फोटो नहीं डाल सकते हो इसकी, आप इसकी फ़ोटो डालोगे भी तो लोग उतना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसे ही
हमारे सर्किट में, मैं आपको सर्किट से रिलेट कर करके बता रहा हूँ ताकि आप बेसिक कंडीशन से समझें। तो ऐसे ही हमारे रियल लाइफ में भी क्या होता है, रिएक्टिव पावर भी जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? मैंने आपको बोला था ना कि रिएक्टिव पावर में एक आध लाइन और ऐड करवाऊंगा, वो यही लाइन है। तो रिएक्टिव पावर इज रेस्पॉन्सिबल, so the reactive power is responsible for the creation of magnetic field due to its back and forth movement। ठीक है, ड्यू टू इट्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और क्या चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? तो रिएक्टिव पावर, द रिएक्टिव पावर is also required, is also required for voltage regulation and voltage stabilization, the voltage stabilization। ये दो पॉइंट ध्यान में रखिएगा। रिएक्टिव पावर ऐसा नहीं है कि एकदम वेस्ट है, कि आप सोचो कि सर सर्किट से हटा ही देते हैं पूरा रिएक्टिव पावर को। वैसे तो बाय डिफॉल्ट नहीं हटा सकते, क्योंकि सर्किट के अंदर अगर इंडक्टिव इफेक्ट है, कैपेसिटिव इफेक्ट है, तो वो बाय डिफॉल्ट रिएक्टिव पावर कंज्यूम तो करेगा ही। लेकिन उससे नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर वो कम मात्रा में है तो उससे फ़ायदा है। कैसे फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि उसके बैक एंड फोर्थ मूवमेंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड अच्छा क्रिएट कर सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन में आपको रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन क्यों जरूरी है भाई? मशीन के अंदर अगर स्टेटर सिस्टम है ना, स्टेटर रोटर आर्मेचर कॉइल जो है, तो उस स्टेटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट करोगे तो रोटर उसके रिस्पेक्ट में कैसे घूमेगा? है ना। अगर सपोज कर लीजिए इंडक्शन मोटर की भी आप बात करो, डीसी एक्साइटेशन दे रहे हो उसके रोटर को, तो आपको स्टेटर पर फील्ड भी तो चाहिए होगी ना। वहां पर वो फील्ड कहाँ से आएगी? कौन क्रिएट करेगा? यही क्रिएट करेगा, रिएक्टिव पावर ही क्रिएट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड तो चाहिए ही। एक फैन को भी चालू करना है तो वहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो रिएक्टिव पावर दोगे ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से बनेगा वहां पे? पहला दिक्कत है ना। और दूसरा चीज कि वोल्टेज स्टेबलाइजेशन या वोल्टेज रेगुलेशन जब जब करना होगा तभी भी आपको रिएक्टिव पावर की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव पावर नहीं चाहिए होता है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट का रिएक्टिव पावर चाहिए रहता है। जैसे मैंने आपको रेशियो बताया, प्रीफर्ड रहता है कि 80-20 के रेशियो पर एक्टिव और रिएक्टिव अवेलेबल रहे। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिस इज द एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फ्लो। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज पावर फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक और आखिरी टॉपिक जो है ये होता है, ये है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर होता क्या है सर्किट में? ठीक है, सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है, क्या करता है? देखिए, पावर फैक्टर जो होता है, इसको सिंपली अगर मैं बोलूं, इट इज अ फैक्टर ऑन विच, it is a factor on which the effective power, the effective power, जिसको कि हम लोग एक्टिव पावर भी बोलते हैं, एक्टिव पावर of the circuit, of the circuit depends upon, depends upon। अब हमको इतना समझ में आ गया तीनों टाइप की पावर के बारे में पढ़ने के बाद कि पावर तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। मतलब चलो ठीक है, आखिरी वाला तो रिजल्टेंट है। एक्टिव और रिएक्टिव में से देखें तो एक्टिव पावर की इंपॉर्टेंस फिर भी ज़्यादा है। एक्टिव पावर ही नहीं होगा तो वर्क डन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वर्क डन करने के लिए एक्टिव पावर चाहिए, और एक्टिव पावर डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है वो देखिए। एक्टिव पावर किस पे डिपेंड कर रहा है? तो एक्टिव पावर का एक्सप्रेशन आप लिखते हैं ना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो अब आप देखिए यहाँ से कि अगर ये कॉस फाई की वैल्यू में फाई को मैं बदलता रहूँ, तो कॉस फाई अगर चेंज होता रहेगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, पी की वैल्यू को बदलता रहेगा। कॉस फाई जीरो हो जाएगा, पूरा का पूरा पावर ही जीरो हो जाएगा। कॉस फाई यूनिटी पे आ जाएगा, पावर मैक्सिमम पे चला जाएगा अपना। तो मतलब ये कॉस फाई जो है ये कंट्रोल कर रहा है किसको? पी को। भाई वी और आई की वैल्यू तो फिक्स हो जाएगी किसी सर्किट के केस में। मान लीजिए किसी सर्किट के केस में वी आर एम एस आई आर एम एस की वैल्यू तय हो जाती है, फिक्स हो जाती है, तो भाई फिर कॉस फाई ही है, और फाई के चेंज होने से
मतलब फेज डिफरेंस एंगल जैसे जैसे बदलता जाएगा उसी के हिसाब से पावर फैक्टर में चेंजेस आएंगे, तो इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो है हम लोग इसको शॉर्ट में कभी पीएफ से शो करते हैं, एंड दिस इज कॉस फाई। इसको कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, तो पहला एक्सप्रेशन ये होता है कि इट इज द कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस, it is the cosine of phase difference angle between the voltage and current, between the circuit voltage and current। ठीक है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस एंगल है उसका कोसाइन कर दो आप, वो पावर फैक्टर दिलाएगा आपको, कोसाइन ऑफ फाई। ठीक। दूसरा तरीका, सेकंड वे, पॉइंट नंबर 2, कि इट इज द रेशियो of circuit resistance to impedance of total circuit resistance to its impedance। ये भी सही है, मतलब कि आप इसको लिख सकते हो एज cos of phi is equal to r by z। अच्छा, ये आया कहाँ से ये फॉर्मूला? आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने इम्पीडेंस ट्रायंगल पढ़ा था। अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल वाला टॉपिक आप देखें तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इम्पीडेंस ट्रायंगल से हम लोग अगर उसका कोसाइन ऑफ फाई लेते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होने की वजह से आर बाई जेड का रिलेशन मिलता है। तो मैंने बताया था कि जब पावर फैक्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगा ये चीज़, ये वही चीज़ है। तो ये भी एक तरीका है पावर फैक्टर बताने का। और तीसरा, थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास? तो थर्ड पॉइंट है it is the ratio of the active power and apparent power of the circuit, सर्किट का एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, मतलब एक्टिव पावर यानी P, एपरेंट पावर मतलब S, दिस इज इक्वल्स टू VI cos फाई डिवाइडेड बाय VI। तो VI और VI कट गया, आपके पास क्या बचा? cos फाई। दिस इज योर पावर फैक्टर। इस तरीके से भी आप रेशियो के फॉर्म में बता सकते हो। तो पावर फैक्टर के एक्सप्रेशंस ये तीनों तरीके से निकाले जा सकते हैं। और एक तरीका आपको बताता हूँ, एक चौथा तरीका और लिखवा देता हूँ आपको, फोर्थ, इट इज द, इसको सीधे लिख के दिखाता हूँ मैं, cos ऑफ tan इनवर्स B बाई A। इस तरीके से भी आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो, मतलब कोसाइन ऑफ tan इनवर्स फ्लक्चुएटिंग कंपोनेंट अपॉन कांस्टेंट कंपोनेंट, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। ये जो tan इनवर्स B बाई A मैंने लिखा है, अगर आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में रेक्टेंगुलर फॉर्म पढ़ा तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि फाई निकालने का तरीका क्या है सर्किट के अंदर, कि आपको फाई या फेज डिफरेंस एंगल अगर कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल सिंपल है कि आप tan इनवर्स फ्लक्चुएटिंग पार्ट अपॉन कांस्टेंट पार्ट कर सकते हैं सर्किट का, है ना। तो उस आधार पे भी आप इससे फाई निकाल लेंगे और उस फाई का कॉस करेंगे तो फिर आपको यही आंसर मिलेगा। तो मतलब इसको कैलकुलेट करने के ऐसे 4 तरीके हैं। पावर फैक्टर आप ऐसे 3-4 तरीकों से बता सकते हो, कोई एक मेथड नहीं, बहुत सारे मेथड। अब सर्किट में जो भी डेटा अवेलेबल होगा, अगर ये पूरे फॉर्मूले आपको नोन है, फटाफट से आपसे क्वेश्चन बनेगा एकदम तुरंत तुरंत। आपको सब पता रहना चाहिए कि आप क्वेश्चन में आर और जेड के फॉर्म में डेटा दिया है, ये बना दोगे आप। क्वेश्चन में खाली फेज एंगल दिया है, वोल्टेज लिखा है 220 एट एन एंगल 20 डिग्री, करंट लिखा है 30 एट एन एंगल -10 डिग्री, आप तुरंत के तुरंत कॉस फाई उसका ऐसे बता सकते हो, इस तरीके से ज़्यादा ईजी आपको पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये मल्टीपल मेथड्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन पावर फैक्टर के बारे में चलो इतना पढ़ लिए, इंपॉर्टेंस तो लिखे नहीं कि इंपॉर्टेंस क्या होता है, पावर फैक्टर पढ़ क्यों रहे हम लोग। चलो इसके ऊपर एक्टिव पावर डिपेंड करता है, मैं समझ गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, शॉर्ट में आपको मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर, पावर फैक्टर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, पावर फैक्टर जो होता है बेसिकली, पावर फैक्टर जो होता है इसका काम ही होता है एक्टिव पावर को सपोर्ट करना, एक्टिव पावर को कंट्रोल करना। ठीक,
तो मतलब हायर द पावर फैक्टर, हायर द पावर फैक्टर, higher will be active power flow in the circuit, active power flow इन द सर्किट। अब एक्टिव पावर फ्लो सुनते साथ आपको कॉफी का ध्यान आएगा कि हाँ सर, कॉफी मग में कॉफी तो ज़्यादा होनी चाहिए, ये आप समझ गए ना। और वो ज़्यादा होने के लिए पावर फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, एक्टिव पावर फ्लो इन द सर्किट। ठीक, पहला चीज़। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है भाई, सेकंड पॉइंट, पावर फैक्टर ज़्यादा होगी तभी एक्टिव पावर फ्लो ज़्यादा होगा सर्किट में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट ये है, हायर द फेज डिफरेंस एंगल, हायर द फेज डिफरेंस एंगल, लोअर विल बी द पावर फैक्टर। फेज डिफरेंस एंगल जितना बड़ा होता चला जाएगा, फेज डिफरेंस एंगल मतलब फाई की बात कर रहा हूं, ये क्यों बड़ा होगा, सर्किट में या तो रिएक्टेंस, दोनों में से कोई ना कोई एक रिएक्टेंस जो होगा वो डोमिनेट कर रहा होगा, उसकी वैल्यू बड़ी हो गई होगी, या तो एक्सएल या एक्सी, कोई ना कोई एक रिएक्टेंस जब डोमिनेट करता है सर्किट को तो वो फेज डिफरेंस एंगल को अपने हिसाब से चलाता है। वो अगर करंट, अगर सपोज कर लीजिए कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा है तो करंट को लीड करवा देगा, इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है तो करंट को लैग करवा देगा, लेकिन फेज का डिफरेंस तो दोनों ही क्रिएट करेंगे। ठीक, तो हायर द फेज डिफरेंस एंगल लोअर विल बी, अब देखिए फाई में आप बड़ी वैल्यू पुट करते जाइए कॉस के फाई में, उसका जैसी कोसाइन करेंगे वैल्यू आपका छोटा हो जाएगा, और वो जब पावर के इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा तो पूरा पावर को भी कम कर देगा। तो मतलब एक्टिव पावर फ्लो घटने लग जाएगी जैसे जैसे कोई रिएक्टिव कंपोनेंट बड़ा होगा सर्किट में। ये इस बात से समझ में आता है। तो हायर द फेज डिफरेंस एंगल लोअर विल बी द पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर को हम लोग कैसा शो करते हैं, पावर फैक्टर कैन बी, पावर फैक्टर कैन बी लीडिंग और लैगिंग और यूनिटी, तीन कंडीशन हो सकता है। लीडिंग कब होगा, जब आपके सर्किट में एक्सी लगा होगा तब। सर्किट में अगर एक्सएल डोमिनेट कर रहा होगा तो लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस मान लीजिए लगा है और वही बड़ा भी है, मान लो आरएलसी पूरा है, आर भी है, एल भी है, सी भी है, बट इंडक्टिव रिएक्टेंस डोमिनेट ही कर रहा है, बहुत बड़ी वैल्यू का है, उस कंडीशन में पावर फैक्टर आपका लैगिंग कंडीशन पे चला जाएगा। ठीक है, और यूनिटी कब हो जाएगा पावर फैक्टर, जब कॉस फाई की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। अच्छा, पावर फैक्टर की सबसे बड़ी या मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होती है वो 1 ही होती है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता पावर फैक्टर। कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और पावर फैक्टर 2 3 4 ऐसा कुछ आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो समझिएगा गलत सॉल्व हुआ है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है डेटा में। ठीक है, पावर फैक्टर की वैल्यू कैन नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अ पावर फैक्टर। ठीक है, तो यूनिटी रेजिस्टेंस के केस में, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस में फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, कोई फेज डिफरेंस एंगल ये होने ही नहीं देगा। अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो मतलब पावर फैक्टर आप समझ चुके हैं। अगर ये पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है तो इसका मतलब आपने एनालिसिस का लेक्चर जो है वो नहीं देखा है, इंपिडेंस ट्रायंगल नहीं देखा है, ये बेसिक का लेक्चर जरूर से देखिएगा, तब ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो मैंने सीक्वेंस में ही बनाया हुआ है, सीक्वेंस में आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, सो दीज आर द स्टेट्स ऑफ पावर फैक्टर, ये अलग अलग कंडीशन है पावर फैक्टर की। और इसी के साथ अपना ये जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है, पावर फैक्टर एंड इट्स इंपॉर्टेंस अलोंग विद द पावर एंड इट्स पावर ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही था कंप्लीट पूरा कंटेंट। अब अगले वीडियो पर आपको मैं क्वेश्चंस बनवाने वाला हूँ। ठीक है, और संडे को भी लाइव क्लास होगी आप लोगों के लिए और उस पर भी हम क्वेश्चंस बनाएंगे मस्त तरीके से, तो रेडी रहिएगा एकदम बढ़िया से। तब तक आप ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है इसको रिवाइज कर लीजिए, मज़ा आएगा जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो। रिवीजन इज मस्ट, ये पूरे फॉर्मूले की लिस्ट जो है आपको मैं लिखवा दूंगा एक ही दिन में। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिएगा। तो ये सेशन, ये वीडियो यहीं पर अब एंड अप करते हैं। आई होप आप लोग मस्त से एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कोई और सजेशंस या आपको लाइव क्लासेस और भी किसी अलग टाइम पर चाहिए, या ये सभी क्लासेस आपको लाइव के फॉर्मेट में भी अगर चाहिए तो मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक आखिरी होमवर्क क्वेश्चन आपको देता हूँ आज। ठीक है, आज का होमवर्क क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि आप जो घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया घर पे 1000 रुपए का, 500 रुपए का, जितने का भी आया, वो जो बिल पेमेंट करते हैं वो कौन सी पावर के लिए पे करते हैं, एक्टिव पावर के लिए पे करते हैं, रिएक्टिव पावर के लिए पे करते हैं, या एपरेंट पावर के लिए पे करते हैं।
ध्यान से सोच करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन पर ही मैं रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट का। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। जय हिंद।